जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो आपको जीत मिलेगी और अगर हार भी गए आप तो आपको उससे एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 12 नवंबर के करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भेजेगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए, का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस अभिनेत्री के द्वारा अभिनीत और सह निर्मित भारतीय फिल्म नटखट ने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है। तो देखिए, ये अभिनेत्री आपकी हैं विद्या बालन। और इस न्यूज को मैंने बहुत डिटेल में बताया था परसों के वीडियो में, तो उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा था कि हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज कर दिया गया है। तो देखिए, ये मंत्रालय आपका है जहाज रानी मंत्रालय। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य में हजीरा और घोघा के बीच में रो पैक्स नौका सेवा शुरू की गई है। तो देखिए, राज्य आपका गुजरात है। और चौथा था कि हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। तो देखिए, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। और पांचवा था कि मैरीलोबॉन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन के नए संरक्षक कौन बने। तो देखिए, इनका नाम है माइकल होल्डिंग। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता। देखिए, ये प्रश्न तो मुझे लगता है हर पेपर में आपको छपा हुआ मिलेगा। दिसंबर में एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है और जितने भी यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या फिर बिहार पीसीएस के एग्जाम होने वाले हैं, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, मतलब ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सब में ये प्रश्न आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा। देखिए, जो आपका आईपीएल 2020 का खिताब है ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। और दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर आईपीएल 2020 का खिताब जीता। तो देखिए, जो आपका मुंबई इंडियंस का टीम था इसने जो है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर आईपीएल 2020 का खिताब जीता है। देखिए, आईपीएल 2020 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी की डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो आपका इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल है, इसमें टोटल 8 टीमों ने खेला था, यानी कि 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी करंट चैंपियन कौन बनी है? मुंबई इंडियंस। और ये इसका चौथा टाइटल है आईपीएल का, याद रखिएगा। आईपीएल की स्थापना हुई थी 2008 में। और देखिए, जो आपका मुंबई इंडियंस टीम है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसने जो है फाइनल मैच में, यानी कि आईपीएल का जो फाइनल सीजन था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, तो इसमें जो है जो आपका दिल्ली कैपिटल्स का टीम था इसने 157 रन बनाए थे। और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए जो आपकी मुंबई इंडियंस है इसने जो है इस रन को, मतलब इस टारगेट को कंप्लीट किया और आईपीएल 2020 का खिताब जीता। देखिए, जो आपका आईपीएल 2020 है, ठीक है, तो इसके पहले आईपीएल 2019 हुआ था और आईपीएल 2019 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को मुंबई ने हराकर जो है पिछली बार भी आईपीएल खिताब जीता था। और देखिए, इसी जीत के साथ जो आपका मुंबई है ये अब इस खिताब को चेन्नई सुपर किंग्स के बाद डिफेंड करने वाली एकमात्र टीम बन गई है। और देखिए, आईपीएल से संबंधित कुछ और भी प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बनेंगे, तो प्रश्न के रूप में नहीं, मैं वन लाइनर के रूप में आपको दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 10-15 प्रश्न बनाना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। सरल शब्दों में, शॉर्ट में आप सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2020 की। और आईपीएल 2020 का जो फाइनल मैच खेला गया था, तो इसमें रोहित शर्मा को जो है गेम चेंजर ऑफ द मैच चुना गया। ट्रेंट बाउल्ट जो है इन्होंने आईपीएल 2020 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। और किंग्स 11 पंजाब के जो कप्तान हैं केएल राहुल, इन्होंने जो है ऑरेंज कैप हासिल की। देखिए, ऑरेंज कैप के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो इस साल आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप किसे मिला? ये किंग्स 11 पंजाब के जो कैप्टन हैं केएल राहुल, इनको मिला था। और गेम चेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार केएल राहुल ने जीता। किंग्स 11 पंजाब के जो कप्तान हैं केएल राहुल, इन्होंने आईपीएल 2020 के सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप हासिल किया, ठीक है। तो ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? जो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाता है। देखिए, जो आपके केएल राहुल है इन्होंने 14 मैचों में, यानी कि आईपीएल के कुल 14 मैचों में कुल 55.83 की शानदार औसत से 670 रन बनाए थे। ये जो मैंने आपको बताया है ऑरेंज कैप के बारे में, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए, आईपीएल का जो ये सीजन था, तो इसके उभरते खिलाड़ी चुने गए देवदत्त पडिक्कल, ठीक है। ये जो है आरसीबी के, यानी कि जो आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम है, ठीक है, उसके ये प्लेयर हैं। और राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जिनका नाम है जोफ्रा आर्चर, इन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जीता। और आईपीएल 2020 के अंत में कुल 30 विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल्स के
कागिसो रबाडा ने जो है लिस्ट में टॉप पर रहकर पर्पल कैप जीता। तो यहाँ पे दो चीज़ सबसे पहले नोट कर लीजिएगा कि ऑरेंज कैप किसको दिया गया, ऑरेंज कैप जीता जो है के राहुल ने, और जो आपकी पर्पल कैप के विनर हैं ये कौन है, इनका नाम है कागिसो रबाडा। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी लाइनें हैं बहुत सेलेक्टिव हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यहीं से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। दूसरा कि हाल ही में वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए तिथि आपकी है 31 मार्च 2021। देखिए भारत का जो वित्त मंत्रालय है इसकी केंद्रीय मंत्री है निर्मला सीतारमण, और अभी हाल ही में इन्होंने आदेश दिया है कि जिन खातों को पैन या फिर आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है उनको जो है 31 मार्च तक जो है पैन या फिर आधार कार्ड से जो है जोड़ दिया जाए। देखिए आधार कार्ड जो है ये भारत सरकार के द्वारा नागरिकों को जारी किए जाने वाला एक पहचान पत्र है, और इसके बारे में एग्जाम में क्या पूछा गया था कि आधार कार्ड जो होता है यानी कि जो आपका ये आधार कार्ड होता है, ठीक है, तो उसमें कितने नंबर्स होते हैं। तो देखिए आधार में कुल 12 अंकों का एक विशिष्ट संख्या छपा होता है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जारी करता है। और जो आपका ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी 2009 में 28 जनवरी को। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को हम 11 नवंबर को मनाते हैं। क्यों, यहाँ पे एक फोटो आपको दिख रही है, ये फोटो आपकी है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के ये पहले शिक्षा मंत्री थे, इनका नाम था क्या, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये अलग से इतिहास का प्रश्न भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और देखिए जो आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं तो इनका जो जन्म है ये 11 नवंबर 1888 को हुआ था, तो इसीलिए 11 नवंबर को मनाते हैं क्या, नेशनल एजुकेशन डे। देखिए साल 2008 से ये नेशनल एजुकेशन डे हर साल मनाया जा रहा है। तो पहला राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया गया था, 2008 में। और देखिए जो आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं तो ये पैदा हुए थे 11 नवंबर 1888 को, और इनकी मृत्यु जो है ये 22 फरवरी को हुई थी 1958 में। चौथा प्रश्न है कि 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया। तो देखिए 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया हरदीप सिंह पुरी ने। देखिए अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और ये सम्मेलन शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान के विषय वीडियो सम्मेलन के माध्यम से जो है आयोजित किया गया था। और पांचवा प्रश्न है कि एडेलगियो हुरून इंडिया परोपकार सूची यानी कि एडेलगियो हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2020 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो देखिए इस सूची में पहले स्थान पर हैं भारत के अजीम प्रेम जी। देखिए अजीम प्रेम जी ने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए कुल 7,904 करोड़ रुपए का सबसे अधिक योगदान दिया था भारत में। देखिए जो आपका ये एडेलगियो हुरून इंडिया परोपकार सूची है तो इसमें जो है भारत के उन लोगों की सूची जारी की जाती है जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में परोपकारी कार्यों में कुल 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक का दान दिया हो। तो इसको याद रखिएगा। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में स्कूबी डू के सह निर्माता का निधन हो गया, इनका क्या नाम था। देखिए स्कूबी डू से संबंधित मैंने एक प्रश्न आपको बताया था अगस्त महीने में, और अभी आपको फिर अपडेट दे रहा हूँ। देखिए अभी हाल ही में केन स्पियर्स का निधन हुआ है। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है, कार्टून आता है स्कूबी डू, आपने देखा भी होगा टीवी में। तो स्कूबी डू के जो सह निर्माता थे केन स्पियर्स, इनका निधन हो गया है। जो आपके केन स्पियर्स हैं देखिए इन्होंने अपने एक पार्टनर थे रूबी के साथ मिलकर जो है एक टेलीविजन एनिमेशन प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी, इसका नाम था रूबी स्पियर्स प्रोडक्शन। तो इसमें रूबी और स्पियर्स का पार्टनरशिप था। देखिए जब के स्पियर्स थे और रूबी थे इन्होंने साथ मिलकर स्कूबी डू, डायनमट, डॉग वंडर एंड जेबरजा जैसे कई अन्य कार्यक्रम भी बनाए थे। और देखिए एक खास बात और है, केन स्पियर्स तो अभी मरे हैं नवंबर महीने में 26 अगस्त 2020 को मैंने आपको बताया था कि जो आपके रूबी थे इनका निधन हो गया था, तो उस समय ये जिंदा थे, तो उस समय ये इनके पार्टनर थे, ठीक है। तो केन स्पियर्स और जो आपके जो रूबी हैं, ठीक है, तो जो रूबी और केन स्पियर्स ने मिलकर बनाया था क्या, रूबी स्पियर्स प्रोडक्शन, और इन्हीं के प्रोडक्शन में एक कार्टून आता था स्कूबी डू, तो इसका प्रसारण टेलीविजन पे होता था। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा जो है डीआरडीओ भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया गया है।
तो देखिए अभी हाल ही में इसका अनावरण किया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात आ रही है डीआरडीओ भवन की। तो डीआरडीओ भवन कहाँ पे स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, कंफ्यूज मत होइएगा। और एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्या होता है? मतलब हम इससे जो है किसी भी सैटेलाइट को मार गिरा सकते हैं, ठीक है। तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल ये हो गया। देखिए जो भारत का पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए भारत का जो पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल है इसका परीक्षण जो है ये 27 मार्च 2019 को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक किया गया था, जिसने निचली कक्षा में तेजी से आगे बढ़ने वाले जो है भारतीय परिक्रमा लक्ष्य उपग्रह को पिन पॉइंट सटीकता के साथ जो है बेअसर कर दिया था। तो भारत का अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है इसका परीक्षण कब हुआ था, तो इसका परीक्षण 27 मार्च 2019 को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ था। और यहाँ पे देखिए डीआरडीओ की बात हो रही है। तो देखिए जो आपका डीआरडीओ है इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। 8वां 21 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों के कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं एम कुट्टी। याद रखिएगा कि एम कुट्टी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों के कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए जो का ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है इसका जो गठन है ये कई प्रदूषण निगरानी निकायों को भंग करने के बाद किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से 22 वर्षीय पुराने पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण प्राधिकार यानी कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी शामिल है, जो कि अब तक दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित समस्या को देखता था। तो अभी आपको क्या रखना अपडेट कि जो आपका कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया गया हाल ही में, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं एम कुट्टी। नवा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना मल्टीमीडिया जन जागरूकता अभियान आरबीआई कहता है को कितनी भाषाओं में लॉन्च किया था? तो देखिए आरबीआई कहता है जो आपका ये मल्टीमीडिया जन जागरूकता अभियान था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इसको 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा कि 14 भाषाओं में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना मल्टीमीडिया जन जागरूकता अभियान चलाया था। देखिए आरबीआई कहता है ये केंद्रीय बैंक यानी कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके द्वारा सभी मास मीडिया का उपयोग करके शुरू किया गया पहला 360 डिग्री अभियान था, जिसमें टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, होर्डिंग्स, वेब बैनर, गिफ्ट, सोशल मीडिया और एसएमएस जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल थे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्तमान गवर्नर इनका नाम है शक्तिकांत दास, और ये 25वें गवर्नर हैं क्रम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। 10वां कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसके समझौते के साथ अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं? तो देखिए अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है कुल 21 समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। और अभी हाल ही में जो आपका ये ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए भारत की ओर से इस जल केंद्र का जो नेतृत्व है ये किया आईआईटी गुवाहाटी ने, और ऑस्ट्रेलिया की ओर से इसको जो है पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, मुद्रा ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और यहाँ की राजधानी है कैनबरा। 11वां कि हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए भारत ने मालदीव के साथ कुल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किया हाल ही में, और ये चारों समझौते जो इनको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम इस पेज को जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए जो ये 4 हस्ताक्षरित समझौते हैं, इन चारों में से जो पहला समझौता है ये समझौता देखिए भारत द्वारा जो आपका मालदीव है इसको 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान जो है दिया गया इस समझौते के तहत, पहले समझौते के तहत। और ये जो आपका 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान है ये जो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत के 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर पैकेज का एक हिस्सा है। और इसके अलावा भारत मालदीव को इस तरह का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए 400 मिलियन डॉलर का ऋण देगा। और देखिए भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच में दूसरा जो समझौता है ये कुल 1.71 मिलियन मालदीवियन रुपयाओं के अनुदान के साथ संयंत्र और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किया गया है। तीसरा समझौता जो आपका है ये आपका है 7.7 मिलियन मालदीवियन रुपयाओं के एक और अनुदान के साथ एक ड्रग
डिटॉक्स सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए। और जो चौथा समझौता है, ये है समझौता क्या है, देखिए चौथे एमओयू पर भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच में खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए गए। तो इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस देश के साथ भारत ने कितने समझौते किए। और मालदीव की बात करें, देखिए मालदीव जो है ये हमारा जो इंडिया का मैप आपका है, ठीक है, तो इसके दक्षिणतम पॉइंट पे जाएंगे तो थोड़ा सा और जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ने में समुद्र के बीचों बीच में आपको जो छोटे छोटे आइलैंड वाला देश दिखेगा मालदीव, ठीक है। तो मालदीव जो ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और ये एक द्वीपीय देश है और इसके राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और राजधानी माले है, मुद्रा है मालदीवियन रुपया। 12वां की हाल ही में संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के किस क्रम की बैठक का आयोजन किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो है संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के 20वें बैठक का आयोजन किया गया था और ये बैठक 10 नवंबर 2020 को हुआ था और इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी और इसमें भारत का नेतृत्व किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसको नोट कर लीजिएगा। और संघाई सहयोग संगठन के बारे में बता दूं आपको, इसका मुख्यालय आपका है चीन के बीजिंग में। और देखिए एग्जाम में अगर किसी चीज़ का मुख्यालय पूछा जाता है तो वो आपका है विश्व बैंक, संघाई सहयोग संगठन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये मतलब 4-5 ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी हम फोकस केवल करेंगे संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे। इसका मुख्यालय आपका है चीन की बीजिंग में और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। सेक्रेटरी जनरल है इसके व्लादिमीर नोरो और ऑफिशियल लैंग्वेज है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चाइनीज और रशियन। 13वां की हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया। तो देखिए देश आपका नेपाल है और महात्मा गांधी के बारे में जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है द गांधी एज आई अंडरस्टूड और नेपाली भाषा में है मैले बुझेको गांधी, ठीक है। ये थोड़ा सा नेपाली में आपका है, नोट कर सकते हैं इसको भी आप। देखिए जो आपका महात्मा गांधी का ये संकलन है, ठीक है, ये नेपाली भाषा में लिखा गया है। ये पुस्तक काठमांडू में नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा की उपस्थिति में आयोजित एक विशेष समारोह में हाल ही में विद्या देवी भंडारी के द्वारा लॉन्च किया गया। और नेपाल की बात करें तो देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल की जो करेंसी आपकी है नेपाली रुपया और नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली हैं, ठीक है। 14वां की टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। तो देखिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 दिया गया है रस्किन बॉन्ड को। देखिए भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है इनमें शामिल है रूम ऑन द रूफ, ब्लू अम्ब्रेला। और देखिए जो कि रस्किन बॉन्ड है ये भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक हैं। इनके बारे में खास बतौर है कि इनको जो है पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन समरी पे। देखिए आज क्वेश्चन समरी का पहला प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर बेस सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। आंसर बताइए और आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जा रहे हैं तो उसको लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा कि हाल ही में किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूची दी जो कि स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है। आंसर बताइए। और तीसरा प्रश्न की शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाता है। उत्तर बताइए। चौथा है कि किस देश में 120 वर्षों में पहली बार 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति खोजा गया है। आंसर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में चर्चा में रहे नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हैं। आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।